वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, और ये सभी प्रश्न है जो आपका होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को, और इसके साथ साथ बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें जो आपका हिंदी साहित्य से प्रश्न शामिल किया गया है फ्रेंड्स, और व्याकरण से भी प्रश्न शामिल किया गया है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस टाइप का प्रश्न आपको परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी से आपको 10 से 12 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसे नजरअंदाज ना करें फ्रेंड्स, अभी से इसकी तैयारी करते रहे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बीच बीच में एक दिन गैप्स कर करके हिंदी का वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको कंप्लीट तैयारी हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, तो रिक्वेस्ट है कि पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, याद करते चलिएगा। सवाल नंबर 2 है कामायनी। कामायनी का महाकाव्य के रचयिता कौन है? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? तो छायावाद के कवि थे, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बादल राग कविता के रचयिता कौन है? तो इनका भी है जो रचयिता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बादल राग कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका प्रकृति के चतुर चितेरे कवि। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंद पंत जी को कहा जाता है प्रकृति के चतुर कवि या चतुर चितेरे कवि। किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंद पंत को कहा जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 आपका है कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है फ्रेंड्स? आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गेस करें। ऑप्शन ए में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, बी में है नागार्जुन, सी में गिरजा कुमार माथुर, और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न क्या है फ्रेंड्स आपका कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं, तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागा अर्जुन। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, किसने किया था? तो इसका जो दुष्यंत कुमार है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 का सी। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो दुष्यंत कुमार ने ही शुरू किया था। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो हास्य रस का कवि कौन नहीं है फिर से आपको बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरजा कुमार माथुर है जो आपका हास्य रस के कवि नहीं है। बाकी सुरेंद्र शर्मा, काका हाथरसी और ओम प्रकाश आदित्य, ये सभी है जो हास्य रस का कवि है, गिरजा कुमार माथुर नहीं है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है आपका, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है हिंदी का ये। तो गेस करिए उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? नाम आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। अगला सवाल को लेते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए ऐतिहासिक आपका वृंदालाल वर्मा हो जाएगा। इन्होंने झांसी की रानी उपन्यास लिखा था डिफरेंस। तो ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका वृंदालाल वर्मा हो जाएंगे। इन्होंने क्या लिखा था फ्रेंड्स? तो झांसी की रानी उपन्यास लिखा था, याद रखिएगा। झांसी की रानी उपन्यास का लेखक कौन है? तो वृंदालाल वर्मा है। तो 9-10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? आप लोग सुने हुए फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा का गिल्लू। गिल्लू यानी किसे गिलहरी को प्यार से कहते थे। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा का लिखा कहानी है ये गिल्लू। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम क्या है? देखिए, तो ये सब प्रश्न है जो आपको हिंदी साहित्य से, ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आप लोग को पढ़ लेना है। इससे 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि इस टाइप का प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड करा दूं। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। जिन्होंने क्या लिखा था? मैला आंचल लिखा था फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। मैला आंचल इन्हीं का लिखा हुआ, फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है। तो आंचलिक लेखक का नाम कौन है? तो आपको निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखा था। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे, बहुत टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है फ्रेंड्स। जो नई कहानी का जो पथ प्रदर्शक रहे हैं, जो कौन रहे हैं? तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कमलेश्वर, ठीक है। कमलेश्वर है जो नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, कविता क्या है? कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? देखिए कविता क्या है, एक प्रकार का क्या एक है, निबंध है।
इसका लेखक कौन है? तो इसका जो हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कविता क्या है, इसके निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपके कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक कुत्ता और एक मैना भी लिखा है फ्रेंड्स, वो भी याद रखिए। एक कुत्ता और एक मैना किसका लिखा हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, उन्होंने एक कुटज निबंध लिखे हैं। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है पैरों में पंख बांध कर रचना किसका है? सॉरी, रचना है, यानी क्या है ये? पैरों में पंख बांध कर रचना कैसी रचना है फ्रेंड्स? रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या कहानी है? तो देखिए इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो ये सब भी देख करके जाएं। पैरों में पंख बांध कर रचना जो आपका है यात्रा वृत्तांत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स माटी हो गई सोना गद विधा की विद्या है, ये किसी रचना है? तो ये आपका संस्मरण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा माटी हो गई सोना गद विधा क्या है? तो संस्मरण है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हिंदी के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे मास्टर पोस्ट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम फ्रेंड्स आपको 500 प्रश्न डाल देंगे। आप उसको पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, तो फिर हिंदी से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी उस पर काम चालू है फ्रेंड्स, आपको 2-3 दिन में प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और बीच बीच में मैं फ्रेंड्स आपका हिंदी का इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग की तैयारी हो जाए। तो चलिए सवाल नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पूर्ण सिंह है जो समालोचक नहीं है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो 19 का जो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था फ्रेंड्स? तो इसमें आपका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जैसे जितने भी दिया हुआ है, जैसे अमर उजाला और दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी, तो इनके द्वारा जो संपादन किया था इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जरूर। देखिए जो सरस्वती पत्रिका था इसका जो संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसने किया था? तो आपका जीके जीएस में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक क्या होते हैं? तो वाक्य का घटक क्या होता है? उसमें उद्देश्य होता है और विधेय होता है, यानी सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। वाक्य के घटक होते हैं तो उद्देश्य और विधेय होते हैं जो वाक्य के घटक होते हैं। सवाल नंबर 22 को देखिए। सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो सामान्य जो वाक्य का भेद किया जाता है किस पे फ्रेंड्स? तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ऑप्शन नंबर इसका सी है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए किस पे? तो रचना और अर्थ के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए अर्थ के आधार पर आपका वाक्य का कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो मैं बताता हूं, जैसे निषेधवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, फिर आपका इच्छावाचक हो गया, उसके बाद में संकेतवाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, फिर आपका विषयामोधिवाचक हो गया। ठीक है, उसके बाद विधानवाचक हो गया, उसके बाद में और आपका एक आज्ञावाचक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सभी है। तो उतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको पूछा जाएगा कम से कम कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। तभी मैंने बताया फ्रेंड्स, जैसे निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, ये सभी उसका प्रकार है। तो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगला सवाल 24 को देखिए कि छी छी कितनी गंदगी है वाक्य है। छी छी गंदगी कैसा वाक्य है फ्रेंड्स? तो 24 का क्या हो जाएगा? आपका विषयवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मयवाचक वाक्य है। तो देखिए ये सब ये भी है जो आपका देखिए वाक्य का प्रकार ही है फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया संकेतवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, विस्मयवाचक हो गया। तो ये क्या है? आपका वाक्य का प्रकार ही है। इसे देखिए इसमें सभी टोटल यहाँ पर भी आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए 4 इसमें देख लिया। फिर देखिए इच्छावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। अभी मैंने बताया 8 फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए कितना 7 तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विषमयवाचक, इच्छावाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो ये सब वाक्य का प्रकार होता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं, समझ गए होंगे। और छी छी कितनी गंदगी है कैसा है? तो विस्मयवाचक है जो वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है 25 नंबर सवाल आपका है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है।
तो कैसा है फ्रेंड्स, अब आप गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचा दो, यानी कि आज्ञा दे रहा है, कोई है जो अधिकारी आज्ञा दे रहा है या कोई भी आज्ञा दे रहा है कि प्रबंधक जो मैनेजर होता है उसके तक पहुंचा दो, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो क्या उसको कहते हैं, समुच्चय बोधक कहा जाता है। जो दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहता है, तो आपको समुच्चय बोधक कहा जाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखें, समुच्चय बोधक कहा जाता है। सवाल नंबर 27 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य इसमें से कौन है, आपको खोजना है। तो इसमें देखिए 27 का हो जाएगा, उसमें आपको और या परंतु कुछ से जुटा होगा। तो देखिए किसमें फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। यह है जो क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नारायण धनी है परंतु कंजूस है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 को देखिए, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। फिर संयुक्त वाक्य है फ्रेंड्स इसमें। तो देखिए इसका क्या होगा 28 का, इसमें और या परंतु कुछ तो जरूर लगा होगा। तो देख लिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, उसने खाना खाया और सो गया। ये भी आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण। तो इस तरह से आप छाटिए फ्रेंड्स। इस वाक्य में देखिएगा आपका और या परंतु इस तरह से कुछ लगा रहेगा और उसी के बारे में रहेगा, उसने खाया और खाना खाया और सो गया। इस तरह से पकड़ लीजिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य कह रहा है फ्रेंड्स, तो मिश्र वाक्य इसमें गेस करिए, यानी कि दो वाक्य इसमें मिक्स होगा, एक ही नहीं होगा, दो वाक्य होगा इसमें मिक्स, तभी उसी ना मिक्स वाक्य कहेंगे। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सेठ जानता है, एक वाक्य हो गया कि नौकर ईमानदार है। देखिए इसमें दो वाक्य है कि नहीं, सेठ जानता है एक वाक्य हो गया, दूसरा नौकर ईमानदार है। तो ये आपका मिश्र वाक्य के उदाहरण हो गया। और जैसे कि उसने खाना खाया और सो गया, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। अगला सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 30 है कि उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है। तो इसमें गेस करें 30 का क्या हो जाएगा। कह रहा है कि हुसैन का बनाया हुआ है, ये जो अंडरलाइन क्या हो इसी के बारे में पूछा है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है। जो ये रेखांकित है यहाँ पर हुसैन का बनाया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पर रेखांकित किया हुआ है। तो क्या है, हुसैन का बनाया हुआ है। तो विशेषता बता रहा है फ्रेंड्स, किसका बनाया हुआ है, तो हुसैन का बनाया हुआ है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि क्या है। तो इसमें आपका पद क्रम संबंधी अशुद्धियां हैं फ्रेंड्स। 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रों को काटकर केक खिलाओ में आपका पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। अगला सवाल को लिखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से छाटना है आपको। तो हो जाएगा आपका, मुझे भारी प्यास लगे, गलत है। उसने गालियां निकाली, गलत है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ये आपको अच्छा लग रहा है। हमें सावधानी लेनी चाहिए, हमें सावधान होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो आपका सही वाक्य है, बाकी सब गलत है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इसमें भी शुद्ध नहीं है, छाटना है। तो कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये तो शुद्ध है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी शुद्ध है। कुली ने सामान उठाया, ठीक है, ये भी शुद्ध है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा नहीं, यहाँ पर फांसी होना चाहिए, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। हत्यारे को फांसी की सजा हुई, इस तरह से होना चाहिए आपका, यह शुद्ध वाक्य है। यानी कि सवाल नंबर 33 का है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, ठीक है। तो आप बाकी सब जो आपको सही लग रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपका फॉल्ट है, इसलिए आपका शुद्ध वाक्य नहीं हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, सरवरी, सरवरी का अर्थ क्या होता है। तो सरवरी का अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका निशा, रात, रात्रि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा, सरवरी का जो अर्थ होता है रात्रि होता है, या निशा कह सकते हैं या रात कह सकते हैं, इसी का है जो समानार्थी शब्द है, तो यही रात्रि होगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। तो शाश्वत मतलब क्या होता है, जो जिसका विनाश ना हो फ्रेंड्स, शाश्वत रहे, यानी यडिग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए याद कर लिया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है, तो नश्वर होता है। 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, तो विगत होता है। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी होता है, विगम लिखा गया फ्रेंड्स, मिस्टेक हुआ है, विगत होता है, ठीक है। आगामी के क्या होता है, विगत होता है। कभी कभी क्या है फ्रेंड्स, बुक में भी बहुत गलत दिया हो रहता है, आंसर शीट में भी गलत दिया रहता है फ्रेंड्स, इसी वजह से जब मैं चेक नहीं करता हूँ तो कभी कभी कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आगामी का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर देखिए विगम लिखा हुआ है, यहाँ विगत होना चाहिए। अगला सवाल को देखें। अगला सवाल आपका है कि जो गणना योग्य न हो,
के लिए एक शब्द क्या है? तो देखिए अनेक शब्दों के लिए है, तो जिसे गणना गणहीन सकते हैं तो क्या कह सकते हैं उसको? गण्य, नगण्य, अधिगण्य, असंख्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो गणना योग है यानी असंख्य है और उसको गिन नहीं सकते तो उसको क्या कह सकते हैं? असंख्य कह सकते हैं। तो देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द है जो गणना योग ना हो उसे क्या कहा जाता है? असंख्य आ जाता है। 38 नंबर सवाल को देखिए, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो दूरदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का भी, जो दूर का सोचता है उसे क्या कहता है? दूरदर्शी। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 39 आपके सामने है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। देखिए ये सब डायरेक्ट रट जाना है फ्रेंड्स, आपको ये सब नहीं तो नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मुमुक्षु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का। सवाल नंबर 40 का देखिए, सवाल नंबर 40 है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो क्या कहते हैं उसे? तो वीर प्रसू कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? उनके लिए क्या शब्द है? तो वीर प्रसू। अगला सवाल को देते हैं, माथा ठनकना का अर्थ क्या है? आप लोग गेस करें फ्रेंड्स, माथा ठनक क्या हो सकता है? उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना, शक हो जाना। कहता है ना कि माथा ठनक यानी कि डाउट हो जाना, शक होना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 41 का। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं। सवाल नंबर 42 को देखें, सवाल नंबर 42 आपका है फ्रेंड्स, आसमान से बातें करना का अर्थ क्या होता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आसमान से बात कराने बहुत ऊंचा होना। अगला सवाल 42 का सी हो गया फिर। सवाल नंबर 43 को देखिए, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो किस भाव की थी फिर 43 का? तो ये आपका सखा भाव की थी। ठीक है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो आपका सखा भाव की थी। अगला सवाल को देखते हैं कि निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? कौन सा पुस्तक है जिसमें भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सूर सागर। ठीक है, सूर सागर में आपका भ्रमर गीत का प्रसंग है। अगला सवाल को देखिए, 45 नंबर सवाल की, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। तो ब्रज भाषा का प्रमुख रचना का नाम आपका हो जाएगा सूर सागर। ठीक है, सूर सागर है जो आपको ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 46 आपका फ्रेंड्स के, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाल चित्रण में कौन सा सर्वश्रेष्ठ कवि है? तो सवाल नंबर जो आपका 46 है इसका राइट आंसर होगा सूरदास। ठीक है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो आपका सूरदास है जो बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ है। अगला है फ्रेंड्स की, रीतिकाल कवियों का मुख्य विषय है, क्या है? रीतिकाल का मुख्य कवियों का मुख्य विषय है तो नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण करना। अच्छा सवाल है। देखिए रीतिकाल के कवियों का जो मुख्य विषय था जो क्या था या है? तो नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण करना, ये रीतिकालीन कवियों का विषय है। अगला सवाल को देखते हैं, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो सवाल नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी सतसई के लेखक कौन? तो बिहारी लाल। 49 नंबर सवाल को देखें। 49 नंबर सवाल, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रसखान थे। सवाल नंबर 49 को डी बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा कि निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो कौन थे? रसखान। ठीक है, रसखान थे जो मुस्लिम कवि थे फिर भी वो कृष्ण भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खड़ी बोली की रचना है जो आपका साकेत हो जाएगा। साकेत किसने लिखा है फ्रेंड्स? बहुत बार पहले बता चुका हूँ। साकेत, यशोधरा और भारत भारती के लेखन कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। तीनों का रचनाकार का याद रखिएगा, तीनों किताब का। जैसे साकेत के लेखक कौन है? तो अब मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद में आपका यशोधरा का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। उसके बाद में भारत भारती के लेखक कौन है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा था आपका फ्रेंड्स क्या कि खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली की रचना जो आपका साकेत हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, कल आपको फिर से फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा फ्रेंड्स, जो आपका बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और फ्रेंड्स ये आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। अच्छे अच्छे सवाल डाले गए हैं फ्रेंड्स, तो आप उसे जा करके आराम से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।